CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 5 of OC for standard 11 student. The name of the chapter is Form of Business Organization, part number 1. Okay students, so in our earlier videos हमने sole proprietorship के बारे में पढ़ा था, जब एक single owner manages the entire business, right? After that हमने HUF, that is Hindu Undivided Family के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कर्ता कौन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, ये सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस की. हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वी वुड बी स्टार्टिंग टुडे इज पार्टनरशिप. ये वर्ड इज क्वाइट कॉमन नाउअडेज एंड आपने बहुत बार सुना होगा पार्टनरशिप, राइट? सो एग्जैक्टली इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप. ओके, सो हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में आ जाते हैं. Partnership is such a business system in which ownership of business remain with more than one person. Isn't it simple? पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके मिलके बिजनेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो बिजनेस की ओनरशिप है ना, वो दो या दो से ज्यादा के हाथों में होती है. एंड द सेम वे बिजनेस इज मैनेज बाय ऑल और बाय वन और मोर ऑन बिहाफ ऑफ अदर. या तो बिजनेस की जो ओनरशिप होती है, से फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई बिजनेस वेंचर चालू किया, तो यू एंड योर फ्रेंड्स, मे बी आप दो फ्रेंड्स और हो, मतलब टोटल आप लोग 3 फ्रेंड्स हो, आप तीनों ने बिजनेस वेंचर चालू किया. आप तीनों इस बिजनेस वेंचर के को ओनर्स हो. ये बिजनेस वेंचर की ओनरशिप तीनों की है. यू ऑल 3 ऑफ यू आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस. लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप तीनों के बिहाफ पे कोई एक ही पूरे बिजनेस को मैनेज करे. ट्रू हो सकता है ना. सो ऐसा है कि जो पूरी ओनरशिप ऑफ बिजनेस है वो मोर देन वन पीपल एंड मे बी मैनेजमेंट जो उसका वर्किंग है वो एक या एक से ज्यादा पार्टनर साथ में मिलके देखता है. अब मैं बेसिकली मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी तो क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी? अगर आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, एक पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है, तो क्या कोई एक्ट है, क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है? यस, पार्टनरशिप का एक्ट है विच इज पार्टनरशिप एक्ट 1932. इफ यू वांट टू फॉर्म पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप का एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर? अब इस एक्ट में क्या लिखा है, आपको क्या करना होता है? सो अकॉर्डिंग टू दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट में बोला है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, it is a relation between such person who have agreed to share the profit of the business which is run by all or any one partner on behalf of all. मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलिए, मैं एक बार लिख के तोड़ के समझाती हूँ. तो उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है. ऑब्वियसली पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिश्ता बनता है, रिलेशनशिप बनता है. सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन सच पीपल मतलब कौन से लोगों की बात की यहाँ पे? वो लोग जिन्होंने अग्री किया है कि वी विल शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांटेंगे, हम शेयर करेंगे. एंड ये जो बिजनेस है, शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, और बेसिकली ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस का प्रॉफिट बांटने की बात करिए, इट इज रन बाय ऑल. या तो ये बिजनेस को कौन चलाता है? या तो ऑल, सारे पार्टनर साथ में, या वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या तो एक इंसान सारे लोगों के बिहाफ में ये बिजनेस को चलाता है. और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. So according to Indian Partnership Act 1932, according to Indian Partnership Act 1932, in a minute आपको ये अभी के भी लर्न हो जाना चाहिए. You don't have to invest time ये चीज लर्न करने में, अभी के भी लर्न कर लो. It is very simple and logical. According to Indian Partnership Act 1932, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है between such person
उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप है वो एग्रीड, किस चीज के लिए एग्री किए, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड दिस बिजनेस इज रन बाय ऑल or one on behalf of all. So partnership is a relationship between such people who have agreed to share the profit of the business which is run by all or one on behalf of all. So this is the definition of partnership as per Indian Partnership Act 1932. So you need to learn this. Okay? चलो अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक पे। तो मैं यहाँ पे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक आपको समझाती जाऊँ। कैरेक्टरिस्टिक आप ट्राई करो जितना हो सके, मिनिमम कम से कम हेड पॉइंट्स तो आपको वीडियो सुनते हुए ही लर्न हो जाए, बिकॉज आई टेंड टू रिपीट द हेड पॉइंट एंड आई टेंड टू टेल यू द वे आपको कैसे हेड पॉइंट लर्न करना है, ठीक है। सो मेक फुल यूज ऑफ इट। हेड पॉइंट्स तो मिनिमम कम से कम आप ये कर सकते हो कि हेड पॉइंट्स अभी के अभी लर्न कर लो, अंदर का कंटेंट अच्छे से समझ दो और उसके बाद थोड़ा टाइम उसको इमीडिएटली लर्न कर लो, तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फटाफट लर्निंग करना। क्लियर? चलो कितने हेड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक में? 11 हेड पॉइंट्स है, ठीक है। सो हम लोग 6 और 5 के सेट में पढ़ेंगे, पहले 6 हेड पॉइंट और फिर 5, और वो 6 को भी अपन 3-3 में तोड़ देंगे, ठीक है। तो 3-3-5 के सेट में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रिलेशन बाय अग्रीमेंट। पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशन बनता है ना, उस रिलेशनशिप का बेस है एक अग्रीमेंट करना होगा भाई, यू एंड मी आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप टू स्टार्ट XYZ बिजनेस वेंचर, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिलेशन बाय अग्रीमेंट। रिलेशन बाय अग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट। The agreement can be written or oral। अब आपके मन में I don't know आया होगा कि नहीं ये सवाल कि मैंने आपको ऐसे एक्ट करके बताया कि पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, मतलब क्या पार्टनरशिप एक रिटन अग्रीमेंट है मैम? Why are you acting in a way that you are writing something? तो क्या पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट है? It could be a written agreement और it could be an oral agreement, ठीक है। लेकिन एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। Partnership also comes into existence by understanding created by the action of partner. It is preferable to have a written agreement। बोला कि जो पार्टनरशिप है ना, हमेशा पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है जिस बाय एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवाइजेबल क्या टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि कल वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कितना प्रॉफिट शेयर करने वाले हो, कौन कितना कैपिटल लाया है, कितना कौन ड्रॉइंग कर रहा है, वो सारी चीजें मेंशन होती है। सो सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये तो आप इसको कैसे लर्न करोगे? ये जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप कहाँ से है? एक अग्रीमेंट के थ्रू आपको एक अग्रीमेंट रखना पड़ेगा, ओरल और रिटन, पर ज्यादा एडवाइजेबल कौन सा है? रिटन। क्लियर? सेकंड पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। अब पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? सो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी सिंपल। One does not have to pass through the complex and long procedure of law। अगर आपको पार्टनरशिप में एंटर करना है तो पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने का जो पूरा प्रोसीजर है बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको लंबी चौड़े कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिखोगे एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर में, दैट द एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर ऑफ दिस पार्टनरशिप इज वेरी सिंपल। यू डोंट हैव टू गेट इनटू लॉन्ग जस्ट अ मिनट, you don't have to pass through the complex and long procedure of law। आपको लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट रजिस्ट्रेशन। Obviously, हमको partner, it is not compulsory to register a partnership firm। Registration can be done by the registrar of firm to whom the partnership deed is submitted for registration। तो सबसे पहले बोला है जरूरी नहीं कि आपको अपना पार्टनरशिप रजिस्टर कराना है, आप वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तू और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू रजिस्टर इट, सो चलेगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर करा रहे हो तो कहाँ कराओगे? तो आपको रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एक ऑफिस है जो सारे पार्टनरशिप रिलेटेड मैटर्स को डील करती है। आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाना पड़ेगा और अपनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था रिलेशन बाय एग्रीमेंट, जो आपने रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाके सबमिट करना पड़ेगा, तब आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर होगी। तो सबसे पहले तो लिखो कि भाई पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। इफ आपको रजिस्टर करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में, और वहां पे क्या देना पड़ेगा? पार्टनरशिप अग्रीमेंट। कितना आसान हो गया ना, समझ के करो, इट वुड बी मच इजियर। तो थर्ड इज रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हम 3-3-5 के सेट में पढ़ेंगे। तो पहला एक सेट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले पार्टनरशिप एक रिश्ता है विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, सो इट इज अ रिलेशन बाय एग्रीमेंट। फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर हमने पढ़ा और बाद में रजिस्ट्रेशन। सो रिलेशन बाय एग्रीमेंट, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन। अब एक और सेट लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ बिकॉज मैं इसको 1 सेट मान रही हूँ जिससे ईजी होगा लर्न करना। नंबर ऑफ पार्टनर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे ना, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन जो आप सबको पता होना चाहिए। इट्स क्वाइट अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन यू कैन से। चलो, इन पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर 2। ऑब्वियसली अगर आपको पार्टनरशिप चालू करनी तो मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे? 2 तो होंगे ना, एक तो फिर सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा ना। सो मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। If the firm is a banking firm, the maximum number of partners are 10. अब मैक्सिमम कितना? अगर आप जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो वो एक बैंकिंग फर्म है, अगर आपकी बैंकिंग फर्म है तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा नहीं चलेगा। एंड अगर कोई और बिजनेस है अदर देन बैंकिंग, कोई जनरल बिजनेस है तो मैक्सिमम पार्टनर्स 20। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही लॉजिकल है। नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए? तो स्टूडेंट मिनिमम तो कॉमन है, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। अब आ जाते हैं मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आपका बैंकिंग फर्म है तो 10 और अदर फर्म दैट इज अदर जनरल बिजनेस तो 20 से ज्यादा पार्टनर्स अलाउड ही नहीं। ठीक है, डन। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। ओके, आफ्टर दैट हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो है पर्पस। द मेन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप is to carry a lawful business to earn profit. Isn't it very simple? पार्टनरशिप लोग करते क्यों है? पार्टनरशिप वो इसलिए करते हैं कि वो एक बिजनेस कर पाओ। बिजनेस अनलॉफुल तो नहीं चलेगा, लॉफुल होगा और उस बिजनेस से प्रॉफिट ही कमाना है। तो पार्टनरशिप का पर्पस है कि वो एक लॉफुल बिजनेस कर एंड दे वांट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट। एंड एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज नॉट पार्टनरशिप। सी फॉर एग्जांपल, मैं और कोई और इंसान, कोई मेरी फ्रेंड, वी बोथ अग्रीड कि हम हर संडे है ना कहीं डोनेशन करने जाएंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। या मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि आज से हम लोग सबको फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पार्टनरशिप बिकॉज वहाँ से कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं हो रहा। तो अगर आपके पार्टनरशिप में प्रॉफिट पर्पस नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल सोशल सर्विस करा, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करा, से फॉर एग्जाम्पल आपके मदर या फादर का कोई फ्रेंड्स ग्रुप है जो हर वीकेंड्स पे कोई टेम्पल जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो दैट इज नॉट पार्टनरशिप, राइट? बट द पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो इट इज नॉट पार्टनरशिप। तो अगर आपसे पूछे ट्रू और फॉल्स में इन एनी वे कि क्या जब एक रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, अगर इट इज नॉट विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, तो क्या उसका पार्टनरशिप बोल सकते? तो आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, सो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है एक लॉफुल बिजनेस करना टू अर्न प्रॉफिट, और अगर उस रिलेशन से, उस पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा तो पार्टनरशिप ही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट इज पर्पस। थर्ड पॉइंट कैपिटल। अब आती है पैसे की बात। कैपिटल, जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल। जनरली होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं सब कैपिटल लाते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर टू ब्रिंग कैपिटल। लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि भाई अगर 5 पार्टनर तो 5 ही लाएंगे, जरूरी नहीं 3 लाए 2 नहीं लाए, वो उनका लुकआउट है। ठीक है, लेकिन जनरली जितने भी पार्टनर्स होते हैं कैपिटल लाते हैं, बट या पॉसिबल कि सब नहीं भी लाए। पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल एज शोन इन पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड, जो हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था, रिलेशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या इसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। सो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा। सो कैपिटल के पॉइंट में लिखोगे जनरली ऑल द पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल, बट स्टिल it is possible that some of the partners do not bring, and the amount of capital brought by each partner is mentioned in the partnership deed. समझ की करा, इजी लर्न हो गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज कैपिटल। तो एक और सेट हमारा कंप्लीट हो गया, 3-3-5 का सेट था। तो ये सेकंड सेट में अपन ने पढ़ा नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, अबाउट पर्पस एंड कैपिटल। तो सेट 1 सेट 2 को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट सेट में 3 पॉइंट से कैरेक्टर अपन पढ़ के आना स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तक क्या था? इट इज रजिस्ट्रेशन बाय एग्रीमेंट। इट इज रजिस्ट्रेशन बाय एग्रीमेंट। सेकंड था उसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, और थर्ड था उसका रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पहले सेट है ना उसमें खाली वो कैसे उसको रजिस्टर करने वाली बातें थी।
कि फर्स्ट में था इट इज रिलेशन बाय एग्रीमेंट, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, उसका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सेट में था कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, कितना कैपिटल आएगा, क्या उसका पर्पस है, राइट। अब नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं जिसमें 5 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट, मैनेजमेंट। इन पार्टनरशिप फर्म all partners can manage the firm jointly। जितने भी पार्टनर्स हैं सब साथ में मिलके जॉइंटली फर्म को मैनेज करेंगे। All partners have right to take part in decision making process। ऑब्वियसली पार्टनरशिप मतलब भी तो ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं सबको डिसीजन लेने में हक मिलेगा, राइट। तो पार्टनर्स साथ में मिलके बिजनेस को मैनेज करते हैं एंड सारे पार्टनर्स को राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। ओके, As shown the partnership deed, any one or more than one partner can take part in management। और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज 5 पार्टनर्स है लेकिन 2 पार्टनर्स ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट बेसिकली या तो सारे पार्टनर्स मिलके जॉइंटली करेंगे या 1 या 2 पार्टनर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, और जितने भी पार्टनर्स हैं सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। After that, now an important one, unlimited liability। Students मैंने I think अभी तक जितनी भी ये चैप्टर की वीडियो बताई है, बार बार आपको unlimited liability बता रही हूँ, limited liability बता रही हूँ। Please make this point very clear to you। Even if you have doubt अभी भी, so you have one more chance to clear your doubts। Please, this point is very important। Unlimited liability होता है कि भाई अगर in case partnership firm अपने क्रेडिटर्स को, अपने जिनसे भी जिनको भी उनको पैसा देना बनता है उनको पैसा नहीं दे पा रहे और अपने बिजनेस के जितने भी एसेट है सब बेच दिए और फिर पैसा दिए लेकिन तो भी कम पड़ रहा है, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा चुकाना होगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस से जितना निकल रहा है दे दो, पर्सनल प्रॉपर्टी कोई बेच के पैसा नहीं देगी, ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेच के पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी का है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप द मैटर्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डेट लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर कैसा अनलिमिटेड। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। All the partners have to sell their private property personally and jointly for the payment of firm debt। जो फर्म का डेट है, जो फर्म का कर्ज चुकाना है, वो कर्ज चुकाने के लिए वो कर्ज चुकाने के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और जॉइंटली वो रिस्पॉन्सिबल है उस फर्म का कर्ज चुकाने के लिए। Hence, if any one of the partner is unable to pay the debt from his personal property, rest of partner have to pay the debt from the personal property। अब say for example 5 पार्टनर में से एक पार्टनर के तो घर पे भी कुछ नहीं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और वो डेट नहीं पे कर पा रहा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के, तो दूसरे पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो इसका शेयर नहीं दे रहा, हम क्या करें, हमारा तो अपना दे दिया, नहीं, फिर बाकी पार्टनर्स को देना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये लुक आउट नहीं कि कौन सा पार्टनर दे रहा है, क्या दे रहा है, अल्टीमेटली जितना भी डेट है वो चुकाना पड़ेगा पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी, भले वो कितनी भी पार्टनर्स की बेचनी पड़े, कितनी भी बेचनी पड़े। तो बेसिकली यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में वो अनलिमिटेड होती है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? पार्टनरशिप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, उसी तरह पार्टनरशिप में भी जो डेट पे ऑफ करने है उसके लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हर पार्टनर जॉइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके डेट पे ऑफ करने में। अगर कोई एक पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं बेच पा रहा या नहीं बेचा तो दूसरे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के डेट पे ऑफ करना है, ठीक है। सेकेंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? इन पार्टनरशिप फर्म द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट इजी। अगर पार्टनरशिप फर्म में आपको अपनी ओनरशिप, अपनी पार्टनरशिप की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो वो इजी नहीं है। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एनी पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज फेवर इन हिज शेयर इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस वेंचर में पार्टनर हूँ, अब मुझे लग रहा है नहीं यार मुझे इस बिजनेस वेंचर में नहीं रहना है या कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है, और मुझे इस बिजनेस वेंचर में से मेरी जो पार्टनरशिप है, मेरा जो ओनरशिप है पार्टनरशिप का, वो किसी और को देना है। सपोज मुझे मेरी कोई फ्रेंड को दे देना है कि मेरे बिहाफ पे अब ये पार्टनर है, मैं निकल रही हूँ और ये पार्टनर की तरह ऐड हो रही, तो ऐसा नहीं चलेगा।
कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए, बाकी के जितने भी पार्टनर्स है, सपोज मेरे बिजनेस वेंचर में और 4 पार्टनर्स है, तो वो चारों पार्टनर्स की सहमति चाहिए कि हाँ तू निकल और इसको जाने दे। क्लियर? सो अपना जो ओनरशिप है, अपना जो शेयर है, वो आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट चाहिए होता है। ठीक है? Okay. If any partner transfer his share without the consent of all partners, then any partner can bring dissolution to the firm. अब आप बोलोगे अगर कर दिया तो क्या? अगर मैंने say for example मेरा शेयर सपोज 4 में से 2 लोग ने बोला कर दो, 2 लोग ने मना किया, तो भी मैंने मेरा शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया और मैं पार्टनरशिप से निकल गई, तो बाकी में से जितने भी पार्टनर्स है, कोई एक पार्टनर भी चाहे तो पूरी फर्म को डिसॉल्व कर देगा। ये पूरी की पूरी फर्म स्टैंड डिसॉल्व अभी फर्म ही नहीं है। ठीक है? तो बेसिकली जो ओनरशिप ट्रांसफर करने का प्रोसेस है पार्टनरशिप में, इट इज वेरी टफ। आप इजीली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको अपना शेयर ऑफ पार्टनरशिप किसी और को देना है, तो आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। अगर एक भी पार्टनर का कंसेंट नहीं है, ही सेड और ही और शी सेड कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसी वक्त फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सो थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल स्टेटस। अब एक पार्टनरशिप फर्म का लीगल स्टेटस क्या होता है? मैंने आपको एक एक्ट बताया था पार्टनरशिप का, वो कौन सा एक्ट था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाई करता है दैट वो उस एक्ट में बताया कि पार्टनर्स के क्या राइट है, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई है। तो बोला है कि लीगल स्टेटस क्या है, तो हाँ भाई जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि एक पार्टनर्स की क्या राइट है, एक पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हर चीज बताई गई है। ठीक है? तो पार्टनरशिप फर्म का लीगल स्टेटस किस में लिखा हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फोर्थ पॉइंट इज legal status and fifth point is लाइफ स्पैन ऑफ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म की कितनी जिंदगी है, उसका लाइफ स्पैन कितना है। सो लाइफ स्पैन ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड है। इफ एनी वन पार्टनर लूजेस द मेंटल बैलेंस, डाइज और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, देन पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। Remaining partner with a mutual consent can distribute the share of such partner among themselves or admit a new partner. In this way, partnership comes to an end, but many a time partnership firm is not dissolved. अब मेरी बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सपोज 4 पार्टनर में से एक पार्टनर का अगर कोई मेंटल बैलेंस खो गया या उसकी डेथ हो गई या तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तो वो पार्टनर निकल जाएगा। तो अभी जो एक्सिस्टिंग हम 5 लोगों की पार्टनरशिप थी वो तो टूट गई, वो इट कम्स टू एन एंड। अब जो पार्टनर निकला उसका जितना भी शेयर है वो लोग बाकी के पार्टनर डिसाइड करेंगे कि अपने आप में बांट देना है या उसके बदले कोई दूसरे पार्टनर को एडमिट करना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल हम 5 में से कोई एक पार्टनर चले गया और उसका शेयर हम चारों ने बांट दिया, तो भले हम चारों भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म होगी, अब ये 4 की न्यू पार्टनरशिप होगी। या सपोज उस पार्टनर के जो निकला उसके बदले हमने कोई न्यू पार्टनर एडमिट कर दिया, तो पार्टनरशिप बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन वो जो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होगी, फिर न्यू पूरा पार्टनरशिप हो गया। ठीक है? तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन इट कम्स टू एन एंड। आपको फिर न्यू पार्टनरशिप में एंटर करना पड़ता है। ठीक है? तो फिफ्थ पॉइंट इज लाइफ स्पैन। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है। अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या तो अगर उसका मेंटल बैलेंस लूज हो जाता है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। अब जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको म्यूचुअली डिसाइड करना है कि जो पार्टनर ने फर्म छोड़ दिया, जो पार्टनर का एक्सवाइजेड डेथ हुई या जो भी है, उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग अदर पार्टनर या न्यू पार्टनर को ऐड करना है। मतलब पार्टनरशिप एंड इजीली हो जाती है, लेकिन डिसॉल्व नहीं होती। तो एक और सेट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पार्टनरशिप का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पढ़ा, ओनरशिप ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उसका लीगल स्टेटस है, लाइफ स्पैन। ठीक है? तो नेक्स्ट सेट में मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस एंड लास्ट वन इज लाइफ स्पैन। ओके, चलो अब हम लोग एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप 3-3-5 की सेट में। सबसे पहले सेट में सिर्फ 3 थे, जिसमें था रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन, रिलेशन बाय एग्रीमेंट, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वाले में हमने पढ़ा था अबाउट नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स होंगे। आफ्टर दैट हमने उसमें पढ़ा था उनका पर्पस क्या है,
and then is पैसा, capital. So number of partner, purpose and capital. And last point में अपन ने पढ़ा management, unlimited liability, transfer of ownership, legal status and the last one is lifespan. हम 11 के 11 एक साथ बोलेंगे, प्लीज बी अटेंटिव. मैं इतनी बार इसलिए रिपीट करी जिससे आप अभी लर्न कर लो, ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन बाय एग्रीमेंट, second point is establishment procedure, third point is registration, fourth point is number of partner, fifth point is purpose, sixth point is capital, seventh point is management, eighth point is unlimited liability, ninth point is transfer of ownership, 10th point is legal status and 11th point is lifespan. So I hope आपका लर्न हो गया होगा. ओके, तो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा. एक बार इसको गो थ्रू करो. ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक में अच्छी बात है, बुरी बात है, सब आ जाती है. एडवांटेज में अच्छी बातें आती है, डिसएडवांटेज में बुरी बात है, राइट. सो अब हम कैरेक्टरिस्टिक में से कुछ अच्छी बातें उठाने वाले हैं. तो सबसे पहला इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि आप अगर पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करो तो वो सस्ता भी पड़ता है और इजी भी. तो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट, इसके टोटल कितने पॉइंट्स है, अगेन इसके भी 11 पॉइंट है. हम 3-3-5 का सेट फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले सेट है इजी एंड लेस एक्सपेंसिव एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस. मतलब अगर आपको पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश करनी तो सस्ता और आसान, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव. In establishment process, one does not require to pass through a long procedure of law. जो हमने कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ा था, अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश करनी है तो आपको एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स लॉ प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश करनी है तो यू डोंट हैव टू पास थ्रू अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स लॉ प्रोसीजर, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, according to act, registration is not compulsory but advisable. हमने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाई की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कहाँ जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाओगे, वहां जाके क्या दोगे, पार्टनरशिप डीड दोगे. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन इट इज एडवाइजेबल, ठीक है. एडवाइजेबल है कि आप रजिस्टर कर दो. तो सबसे पहले बोला है कि जो पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करने का पूरा प्रोसेस है सस्ता है, less expensive है. One do not have to go through the long and complex law procedure, and even the registration of partnership firm is not compulsory but advisable. Second, efficient management. Unlike sole proprietorship, partnership firm gets benefit of knowledge, intelligence, skill and experience of many partners. सोल प्रोप्राइटरशिप की दिक्कत ये थी कि एक ही इंसान है, उसकी एक ह्यूमन लिमिटेशन आ जाती है. लेकिन अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म को क्या फायदा मिलता है, अलग अलग पार्टनर्स का नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस. इतने सारे लोग जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो सबका जब दिमाग चलता है तो ऑब्वियसली मिरेकल्स हैपन, राइट. तो बेसिकली ये फायदा है कि अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जो होता है उसको एडवांटेज मिलता है ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स. As the management is in the hands of partner, they can take personal interest and care of management. अब मैनेजमेंट पार्टनर्स खुद करते हैं तो वो अपने बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट देंगे. As is direct control of partners over employee, the firm is managed efficiently. जो पार्टनर्स है वो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप फर्म है बहुत एफिशिएंटली मैनेज होता है. तो जो सेकंड फायदा है एफिशिएंट मैनेजमेंट. एफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों होता है, जस्ट अ मिनट. एफिशिएंट मैनेजमेंट क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अलग अलग पार्टनर का नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल का फायदा मिलता है, और जो पार्टनर्स है उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो एम्प्लॉयज, तो ओवरऑल बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होता है. थर्ड इज इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दिनेस. गुडविल मतलब आपकी इमेज इन द मार्केट, क्रेडिट वर्दिनेस मतलब फिनेंशियल आपका वर्दीनेस कितना है. कि अगर सपोज आप किसी से पैसे ले रहे हो लोन पे तो बोलेगा भाई इसकी क्रेडिट वर्दीनेस तो बहुत ज्यादा है, मतलब तो चुका लेता है टाइम पे. क्रेडिट वर्दीनेस है इसकी, मतलब अच्छी पार्टी है, ठीक है. As every partner has unlimited liability, other traders do
not hesitate to sell goods on credit or lend finance to the firm. अब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कि कल को अगर डेट चुकाने के लिए बिजनेस के पास पैसे नहीं हुए तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो जो ट्रेडर्स है जो सामान बेचते हैं वो पार्टनरशिप को क्रेडिट पे भी कभी कभी सामान दे देते हैं, उनको इतना हेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि अगर नहीं भी पैसा मिला तो पर्सनल प्रॉपर्टी बिकवा के तो पैसा आ ही जाएगा। और जो पैसा लेंड करते हैं वो भी बहुत टेंशन बिना दे सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर कैन रियलाइज द डेट फ्रॉम एनी पार्टनर इवन फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो क्रेडिटर्स है जिन्होंने क्रेडिट पे माल बेचा है वो अपना पैसा निकलवा सकते हैं कोई भी पार्टनर से उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के। Thus, in comparison to sole proprietorship, the possibility of increasing the credit worthiness of firm is more. अब आप बोलोगे मैम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होती है? स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान था, तो एक इंसान का असेट बेच के अगर नहीं मिला पैसा तो डर रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में तो 3, 4, 5, 6 पार्टनर्स होते हैं, ज्यादा से 20 भी हो सकते हैं, तो कोई भी पार्टनर का बेच के असेट सबका बेच के तो पैसा निकल ही जाएगा। तो इस वजह से जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है पार्टनरशिप में ज्यादा होती है। तो इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस में आप लिखोगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ट्रेडर को भी हेजिटेशन नहीं होता अपने गुड्स क्रेडिट पे बेचने का, या जो लेंडर होता है वो भी इजीली फाइनेंस दे देता है। इन केस अगर डेट नहीं भी पे ऑफ किया तो कोई भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ जाएगा। सो इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। ओके, तो सबसे पहला सेट अपना कंप्लीट हो गया। सबसे पहला फायदा क्या है? इजी एंड लेस एक्सपेंसिव एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करना है इजी भी और कम एक्सपेंसिव भी है, तो इजी एंड लेस एक्सपेंसिव एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है स्टूडेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। और थर्ड क्या बनता है? इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, एक और सेट लेते हैं। मोर कैपिटल, ज्यादा लोग ज्यादा पैसा, मोर कैपिटल। इन पार्टनरशिप को हम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर से वो कैपिटल लाएंगे, और अगर बिजनेस डेवलप करना है तो भी और कैपिटल आ सकता है। देन बाय एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी आ सकता है। अगर सपोज और बिजनेस को डेवलप करना और फंड्स की जरूरत है तो आप न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर दो अपने पार्टनरशिप में, वो न्यू पार्टनर भी कैपिटल लाएगा तो आपका बिजनेस और डेवलप हो पाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म का ये फायदा कि ज्यादा पैसा आ सकता है बिकॉज ज्यादा लोग हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान कितना पैसा लाएगा उसको भी लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स है तो वो अपना कैपिटल ला सकते हैं बिजनेस में और बिजनेस को डेवलप और ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है मोर कैपिटल, ज्यादा पैसा, मोर कैपिटल। सेकेंड है इसका एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एडवांटेज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ पार्टनर। मैंने आपको बताया हर इंसान अलग होता है, सो एवरी पार्टनर हैज डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटी। हर पार्टनर की एबिलिटीज और स्किल अलग होती है। कोई क्या पता मार्केटिंग करने में बहुत अच्छा है, कोई अकाउंट्स बहुत अच्छे से देखता है, किसी को प्रोक्योरमेंट कैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है वो आता है, किसी को एम्प्लॉयज को मैनेज करना अच्छा आता है। मतलब हर पार्टनर का अलग स्किल और एबिलिटी होगा। तो बेसिकली आप हर पार्टनर का जो स्किल और एबिलिटी के हिसाब से उनको काम दे सकते हो। By allotting work to partners according to their ability, the advantage of division of labor can be obtained. Division of labor मतलब ये आप काम को allot कर लो according to their skills. जिस सपोज आप 5 लोग मिलके काम कर रहे हो, अगर आपको पता है कि ये इंसान को पैसों का बहुत अच्छे से देख लेता है तो आप उसको पूरा पैसों का डिपार्टमेंट दे दोगे। कोई इंसान है कि भाई जो लोगों को बहुत अच्छे से बात कर सकते हो वो जाए तो मार्केटिंग करके हमारी प्रोडक्ट में, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांटना अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एबिलिटी। तो बोला है बाय अलॉटिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड स्किल, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पाता है। तो जो एक और फायदा है पार्टनरशिप का वो है एडवांटेज ऑफ डिवीजन of labor. Third is proper decisions. पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन और थिंकिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज एक का डिसीजन नहीं है, सारे पार्टनर्स को मिलकर लेना है। सो इन पार्टनरशिप बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन थिंकिंग और डिस्कशन होता है। ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड एंड ओनली देन द डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इज टेकन। मतलब हर पार्टनर्स के ओपिनियन को मद्देनजर रखा जाता है और फिर सारे पार्टनर्स के कंसेंट से एक डिसीजन लिया जाता है। As the benefit and knowledge of experience of all partners is available. जब सारे
अपने दिमाग लगाएंगे, अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, तो गलत डिसीजन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ आया? तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना तो अकेला इंसान तो नहीं ले पाएगा। हमने पता सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि यहाँ पे कभी कभी सोल प्रोप्राइटरशिप में हेस्टी डिसीजन ले लेता है, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, लेकिन यहाँ पे वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले नहीं सकता। सारे पार्टनर्स को ओपिनियन कंसिडर होगा, नोट होगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो जब सारे पार्टनर का नॉलेज यूज होता है, एक्सपीरियंस यूज होता है, तो गलत डिसीजन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो थर्ड इज प्रॉपर डिसीजन। ओके, एक और सेट अपना कंप्लीट हो गया जिसमें था ज्यादा पैसा, मोर कैपिटल, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड प्रॉपर डिसीजन। तो हमने दो सेट पढ़े। सबसे पहला अपना था कि इसका भी इजी एंड लेस एक्सपेंसिव एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है, गुडविल बढ़ जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाता है, ज्यादा पैसा आता है, मोर कैपिटल आता है, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर एंड प्रॉपर डिसीजन। डिसीजन भी प्रॉपर लिया जाता है। अब नेक्स्ट 5 का सेट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड दोनों उल्टे वर्ड। रिजिड मतलब सिर्फ हम ऐसे ही रहेंगे, वी वोंट चेंज। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा बहुत बदलाव चलता है, ठीक है। सो पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है। वॉलंटरी मतलब कंपल्सरी है तुम दोनों को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, नहीं ना, वॉलंटरी है। हम दोनों चाहते हैं पार्टनरशिप करना तो करो, नहीं चाहते तो मत करो। तो पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एग्रीमेट है, जो चाहते हैं वो करो, कंपल्सरी नहीं है। सो इन दिस एग्रीमेंट, अगर इस एग्रीमेंट को चेंजेस चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट नेसेसरी चेंजेस हो पाते इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। तो बोले पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है, और अगर जब भी आप चाहो इस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करना तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में, तो यू कैन डू इट, बिकॉज पार्टनरशिप कैसी है, फ्लेक्सिबल। दैट इज one more advantage we get from this is flexibility. Next one is protection of the interest of minority. Usually in a partnership firm, all type of work is carried out with the consent of partner. If one partner does not agree with any decision, the work cannot begin. अब पार्टनरशिप में अगर 4 लोग हैं तो कोई भी काम करने से पहले चारों की हामी होना जरूरी है। अगर एक भी इंसान ना बोले तो वो काम तो कर नहीं सकते, ठीक है। Any partner can ask for dissolution of partner. कोई भी बोल सकता है मुझे पार्टनरशिप को हम डिसॉल्व करने, बिकॉज मेरा अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा। दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड। अगर ऐसा होता है कि 4 पार्टनर्स है, उसमें से एक मना करे तो भी जबरदस्ती डिसीजन ले ले और बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता, तो बेचारा माइनॉरिटी होता है और उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। अगर एक भी पार्टनर उस चीज पे अग्री नहीं करता तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और हर पार्टनर के पास ये हक है कि वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो इस वजह से पार्टनरशिप में माइनॉरिटी, जो कम लोग होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर के साथ एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप इन पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो चेंज कैन बी मेड इजीली एज वेल एज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, जो एक इंसान है, जो बिजनेस का ओनर है, वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो उसको पता चलता है क्या फैशन में चेंज आ रहा है, क्या कस्टमर को चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो पार्टनर्स है वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रह के चेंजेस ला सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। Fourth point is decentralization of economic power. In partnership firm, there is more than 2 partner. Economic power is divided among all partner. मैंने आपको previous या कोई सेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझाया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह सेंटर में आके बैठ जाओ, डिसेंट्रलाइजेशन में छुट्टे बैठ जाओ। सेंट्रलाइजेशन मतलब सब चीज एक जगह होना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब चीजों को बांट देना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सेंट्रलाइजेशन था, बिकॉज एक ही इंसान था, वही पूरे डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। दैट इज जो इकोनॉमिक पावर्स है, वो जितने भी पार्टनर्स है उसमें बट जाके सारा पावर एक इंसान एक जगह सेंट्रलाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे इकोनॉमिक पावर डिसेंट्रलाइज होती है बिकॉज मोर देन 1 पार्टनर। So fourth point is decentralization of economic power. Decentralization of economic
power. Fifth point is less burden of income tax. Income tax का भी burden कम हो जाता है. कैसे? The profit of partnership firm is divided among partner as per partnership deed. Then वो burden of income tax is there. जितना भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स में जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है वैसे डिवाइड हो जाता है. जब इनकम डिवाइड होगी तो इनकम टैक्स का बर्डन भी कम हो जाता है. सो लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. ओके, तो ये 5 का सेट एक और बार लेते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट. देन प्रोटेक्शन होता है ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है. कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. 335 सबसे पहले अपने का एडवांटेज पढ़ रहा था ऑफ पार्टनरशिप. Easy and less expensive establishment process. Second was efficient management. Third was increase in goodwill and creditworthiness. फिर next अपन आए थे ज्यादा पैसा, more capital. आपको ज्यादा पैसा मिल पाएगा. After that you will get the advantage of division of labor. And next one, अब decision properly power. उसके बाद flexibility, protection of the interest of minority. After that direct contact with the customer, decentralization of economic power and less burden of income tax. हम 11 के 11 एक साथ बोलेंगे. प्लीज पे अटेंशन हो गई है. आप देखना आपको कितना याद था. ठीक है, सबसे पहला है easy and less expensive establishment process. Second, efficient management. Third one was increase in goodwill. Fourth one was more capital. Fifth one was the advantage of division of labor. And sixth was proper decision. After that, flexibility. Then protection of the interest of minority, direct contract with the customer, decentralization of economic power and less burden of income tax. Right? तो ये स्टूडेंट्स आज हमने पार्टनरशिप क्या होता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पढ़ा. पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक 11 335 एंड उसके बाद एडवांटेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 335. अब अपने से 2 टॉपिक बाकी जो है पार्टनरशिप के लिमिटेशन एंड टाइप ऑफ पार्टनर. हम ये नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई कि हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर पाए. टिल देन गुड बाय.